हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले गुजराती व्याकरण समास। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम अच्छे से हिंदी में समझेंगे। समास એટલે શું? બે કે તેથી વધુ પદો જોડાય અને જે એક નવું પદ બને તેને समास કહે છે। यानी कि कोई भी एक या दो वर्ड्स जॉइंट होते हैं, यानी कि जुड़ते हैं, उसके जुड़ने के बाद जो एक नया पद बनता है, नया वर्ड बनता है, उसे हम समास कहते हैं। બે પદવાળા સમાસના પહેલા પદને પૂર્વપદ અને પછીના પદને उत्तरपद કહે છે। मतलब जो दो वर्ड्स वाले शब्द होते हैं उसमें जो पहला वर्ड होता है उसे हम पूर्वपद और दूसरा वर्ड होता है उसे हम उत्तरपद कहते हैं। समासના પદો વચ્ચેનો સંબંધ સ્પષ્ટ થાય તે રીતે તેને છૂટા પાડવા તેને વિગ્રહ કહે છે। यानी कि जो दो वर्ड्स को हमने ज्वाइन करके एक वर्ड बनाया है, मतलब जो एक पद है, उस पद को अगर हम अलग करेंगे तो जो अलग करने पर जो हमें स्पष्ट उसका संबंध मिल रहा है, मतलब उसमें से कुछ अच्छी मीनिंग मिल रहा है, उसे अलग करने की क्रिया को हम विग्रह कहते हैं। समास यानी दो या दो से ज़्यादा पद को मिलाने पे जो एक नया पद यानी कि नया वर्ड बन रहा है, उस वर्ड को हम समास कहते हैं। समासना प्रकार કેટલા છે? દ્વંદ્વ સમાસ, તત્પુરુષ સમાસ, મધ્યમ પદલોપી સમાસ, ઉપપદ સમાસ, કર્મધારય સમાસ, દ્વિગુ સમાસ, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व એટલે જોડકું। બે કે તેથી વધુ પદો સમાન મોભો ધરાવતા હોય तेवा पदों बनेला समास ने द्वंद्व समास कहे छे। यहाँ पे द्वंद्व यानी कि जोड़कू, यानी कि कोई दो जन की जोड़ी। उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पद होते हैं ना, वो एक ही समान का हक धराते हैं। उन दोनों को मिलाने पर एक नया वर्ड बनता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। आ समासनो विग्रह अने के अथवा जेवा संयोजकों वडे थाय छे। यानी कि इस समास का विग्रह यानी कि इस समास को अगर हम अलग करते हैं, छुट्टा करते हैं, तो उसमें हमें अने के या अथवा जैसे संयोजक हमें मिलते हैं। आ समास सर्वपद प्रमाण समास है। यानी कि कोई समास है उसे हम अलग कर रहे, उसे छुट्टा कर रहे, उसे अलग करने पे हमें उसके अंदर अने के अथवा जैसे संयोजक देखने को मिलते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो चलिए हम द्वंद्व समास के उदाहरण देखते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हैं माता पिता, यानी कि माता अने पिता, भाई बहन, भाई अने बहन, तड़को चायो, तड़को अने चायो। यानी कि इन तीनों एग्जाम्पल में अच्छे से देखो तो उस वर्ड को हमें अलग करने पर उसे जॉइन करने के लिए हम इस वर्ड में यूज़ कर रहे अने को यूज़ करके हम बता रहे माता अने पिता, मम्मी और पापा, भाई अने बहन, भाई और बहन। इसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के और एग्जाम्पल है, देखते हैं। बे चार, बे के चार, चा कॉफ़ी, चा के कॉफ़ी, ठंडू गरम, ठंडू अथवा गरम। यानी कि यहाँ पे बे चार, दो या चार, चाय या कॉफ़ी, ठंडा या गरम, ऐसे वर्ड्स को अलग करने के लिए के अथवा अने यूज़ किया गया है। आम अने के अथवा जेवा संयोजकों वडे विग्रह पामता समास ने द्वंद्व समास कहे छे। ऐसे ही अने के और अथवा का यूज़ करके, इस संयोजकों का यूज़ करके हम जो विग्रह करते हैं समास को, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। सेकेंड समास है तत्पुरुष समास। જ્યારે સમાસના બંને પદો વિભક્તિના પ્રત્યયોથી છૂટા પડે ત્યારે તત્પુરુષ સમાસ બને છે। જે સમાસના બંને પદો વચ્ચે વિભક્તિનો સંબંધ હોય તેને તત્પુરુષ સમાસ કહે છે। તત્પુરુષ સમાસમાં પૂર્વપદ ગૌણ અને ઉત્તરપદ પ્રધાન હોય છે। એ, ને, માં, નો, ની, નું, ના જેવા વિભક્તિના પ્રત્યયો વડે સમાસના પદોનો વિગ્રહ થાય છે। આ સમાસ એક પદ પ્રધાન છે। यानी कि ऐसे समास जिस समास को विग्रह करने पर जो दो पद मिलते हैं
वो विभक्ति के कारण ही अलग हो सकते, उसके बगैर वो अलग नहीं हो सकते। यानी कि ऐसे दो पद जिनको मिलाने के लिए विभक्ति का प्रयोग किया गया हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और यहाँ पे दोनों पदों के बीच में विभक्ति का संबंध होता है। और इस तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है उसे गौण और उत्तर पद होता है उसे प्रधान कहते हैं। यानी कि जो उत्तर पद होता है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इस तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ जैसे कि ए, ने, मा, नो, नी, नू, ना जैसे वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मरण शरण यानी मरने शरण। धर्म श्रद्धा, धर्ममा श्रद्धा। लोक सेवक, लोकोना सेवक। वातावरण, वातનું आवरण। स्नेहभर्या, स्नेहती भर्या। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रનો ध्वज। देशभक्ति, देशनी भक्ति। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में मरण शरण में मरण ने शरण, इसमें ने विभक्ति का यूज़ किया है। धर्म माँ श्रद्धा, इसमें माँ विभक्ति का यूज़ किया है। लोकोना सेवक, ना विभक्ति का यूज़ किया है। ऐसे हर एक एग्जाम्पल में नु, थी, नो, नी जैसे विभक्ति का यूज़ करके दोनों पदों को अलग किया गया है, विग्रह किया गया है। इसीलिए इस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चलिए थर्ड समास देखते हैं। मध्यम पद लोपी समास। જે સમાસના બે પદોનો વિગ્રહ કરતા વચ્ચેના પદને ઉમેરવું પડે ત્યારે મધ્યમ પદલોપી સમાસ બને છે, એટલે કે વચ્ચેના પદનો લોપ થયેલો હોય છે। આ સમાસના બંને પદો વચ્ચે વિભક્તિ સંબંધ પણ જોવા મળે છે। આ એક પદ સમાસ છે, यानी कि यहाँ पे मध्यम पद समास यानी कि ऐसा समास जिसमें एक समास को विग्रह करने पर उसके जो दो पद मिलते हैं उस पद को जोड़ने के लिए हमें तीसरा पद का भी उपयोग करना पड़ता है, यानी कुछ वर्ड्स का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए इसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। यानी कि इस समास में क्या होता है कि जो बीच वाले शब्द होते हैं, पद होते हैं, उसे उसका लोप करते हैं, बीच वाले पद का लोप करते हैं, यानी कि उसे निकाल देते हैं। इसीलिए इसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। मीनबत्ती, मीन वड़े बनेली वत्ती। टपाल पेटी, टपाल नाखवानी पेटी। हिम डુંગર, हिम वड़े बनेलो डુંગર। દીવાસળી, દીવો સળગાવવા માટેની સળી। મેઘધનુષ, મેઘ વડે બનેલું ધનુષ। સહન શક્તિ, સહન કરવા માટેની શક્તિ। मानव कृति, मानव वड़े बनेली कृति। शिक्षा वंचन, शिक्षा माटे करवामा आवेलू वंचन। यानी कि इस एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल रहा है जो बीच वाले पद होते हैं ना उसे निकालने पे हमें जो समास होता है वो मिल जाता है। यानी कि जो बीच वाले पद होते हैं उसके हमें लोप करना पड़ता है, यानी कि उसके लोप करेंगे यानी कि उसे निकाल देंगे तो हमें जो समास चाहिए वो मिल जाता है। इसीलिए इसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे कि मीनबत्ती का मीन वड़े बनेली बत्ती, यानी कि मीन बत्ती है वो मीन से बनी हुई होती है, इसीलिए इसे मीनबत्ती कहते हैं। तो ये जो वड़े बनेली जो थर्ड पद है यानी तीसरा जो एक्स्ट्रा पद है उसे निकालने पे हमें जो समास चाहिए मीनबत्ती वो मिल जाती है। वैसे ही ठीक नीचे टपाल पेटी, टपाल नाखवानी पेटी, तो जो नाखवानी शब्द है उसे निकालने पे हमें टपाल पेटी मिल जाता है। तो जो नाखवानी है वो थर्ड तीसरा वर्ड है, जो बीच वाला वर्ड है उसे हमें लोप करना पड़ता है। तो इस समास का मीनिंग ये है कि ऐसा समास जिसमें हमें थर्ड पद को निकालना पड़े, जो बीच वाला पद है उसे निकालना पड़े, उसे निकालने के बाद जो हमें समास मिलता है उसे हम मध्यम पदलोपी पद कहते हैं। तो चलिए हम फोर्थ समास देखते हैं। कर्मधारय समास। જે સમાસના બંને પદો વિશેષણ વિશેષ્ય સંબંધથી જોડાયેલા હોય તેને કર્મધારય સમાસ કહે છે। એટલે કે કર્મધારય સમાસનું પૂર્વપદ વિશેષણ અને ઉત્તરપદ વિશેષ્ય હોય છે।
કર્મધારાયનો સમાસનું પ્રથમ પદ વિશેષણ દર્શાવે છે. આ समास एक पद प्रधान છે. कर्मधारय समास यानी कि ऐसा समास जो एक ऐसे पदों से बना हुआ होता है जिन्हें विग्रह करने पर हमें दो पद मिलते हैं. वो उनमें से पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद जो होता है विशेष्य होता है. ये दोनों संबंध विशेषण और विशेष्य संबंध से जुड़े हुए वर्ड को पद को हम कर्मधारय समास कहते हैं. यानी कि इसका पहला पद जो होता है वो विशेषण होगा और उत्तर पद यानी कि पूर्व पद जो होगा वो विशेषण होगा, उत्तर पद जो होगा वो विशेष्य होगा. तो चलिए इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. महादेव, महान देव. हास्यबान, हास्य रूपी बान. जगन्नाथ, जगत रूपी नाथ. नरसिंह, नर रूपी सिंह. सज्जन, सतरूपी जन. यहाँ पे ये जो पहले वर्ड्स होते हैं जैसे कि महान, हास्य रूपी, जगत रूपी, नर रूपी, वो है विशेषण. यानी कि उसको किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है. और जो देव, बान, नाथ, सिंह, जन वो सारे हैं विशेष्य. तो चलिए हम 5th समास देखते हैं. ઉપપદ સમાસ. જે સમાસનું ઉત્તર પદ ક્રિયા ધાતુ દર્શાવતું હોય અને બંને પદ વચ્ચે વિભક્તિ સંબંધ હોય તો તેને ઉપપદ સમાસ કહે છે. આ સમાસ બંને પદો અન્ય પદના વિશેષણ તરીકે આવે છે. આ સમાસ અન્ય પદ પ્રધાન છે. यानी कि ऐसा समास जिसमें जो उत्तर पद होता है वो क्रिया धातु है. यानी कि जो हम काम करते जो हमारी क्रिया है वो शो करता है, वो दिखाता है, उसे उत्तर पद कहते हैं. यानी कि जो सेकंड पद होता है वो क्रिया धातु दर्शाने वाला होता है. और उन दोनों पदों को जो जोड़ते हैं उस विभक्ति का यूज़ करके जिस समास को हम बनाते हैं उसे हम उपपद समास कहते हैं. तो चलिए इसके हम एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझते हैं. नर्मदा, नर्मने आपनार, सर्वज्ञ, सर्वने जाननार. मार्गदर्शक, मार्गने दर्शावनार. गिरिधर, गिरिने धारण करनार. अन्नपूर्णा, अन्नने पूर्ण करनार. सागर खेडू, सागरने खेडनार. गगनभेदी, गगनने भेदनार. पंकज, पंकमा जन्मनार. तो यहाँ पे सारे जो वर्ड्स हैं उत्तर पद है जैसे कि आपनार, जाननार, दर्शावनार, करनार, खेड़नार, भेदनार, जन्मनार, ये सारे जो है क्रिया धातु शब्द हैं. और मतलब कि जो क्रिया कर रहे हैं, जो क्रिया करने वाले उसे दर्शाने वाले शब्द हैं. और जो बीच वाले पद होते हैं जो दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जैसे कि ने, धारण, पूर्ण, ने, ना, नो, ऐसे वर्ड्स को यहाँ पे विभक्तियों की तरह यूज़ किया जाता है. मतलब कि ये एक ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद को दर्शाने के लिए उत्तर पद में क्रिया धातु विशेषण यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे उपपद समास कहते हैं. यानी कि एक ऐसा समास जिसमें पूर्व पद को दर्शाते हुए उसकी कर्म धातु क्रिया उत्तर पद में दर्शाते हैं जिसे हम उपपद समास कहते हैं. तो चलिए हम 6th समास देखते हैं. बहुव्रीहि समास. જ્યારે સમાસના બંને પદો વચ્ચે વિશેષણ વિશેષ્ય સંબંધ હોય, ઉપનામ ઉપમેય સંબંધ હોય અથવા પરસ્પર વિભક્તિ સંબંધ હોય તેનાથી બનેલું સામાસિક પદ અન્ય પદના વિશેષણ તરીકે વપરાતું હોય ત્યારે બહુવ્રીહિ સમાસ બને છે. આ સમાસનો વિગ્રહ કરીએ ત્યારે જેનો, જેની, જેનું, જેના, જેમાં, જે, જેને, જેનાથી, જેના વડે, જેના માટે, જેમાંથી જેવા સર્વનામો વપરાય છે. बहुव्रीहि समास यानी कि ऐसे समास जो दो पद होते हैं उनके बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपनाम उपमेय का संबंध हो या एक दूसरे के बीच में विभक्तियों का संबंध हो. ऐसे अलग अलग संबंधों को यूज़ करते, ऐसे अलग अलग पद के विशेषण को यूज़ करते हुए जो समास बनता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं. इस समास को विग्रह करने पर हमें जेनो, जेनी, जेनु, जेना, जेमा जैसे वर्ड्स
जैसे सर्वनामों का यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं। तो चलो इस बहुव्रीहि समास को एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। दीर्घ दृष्टि, जेनी दृष्टि दीर्घ છે તે. ગજાનન, જેનું મુખ ગજ જેવું છે તે. અમર્યાદા, જેની મર્યાદા નથી તે. એક રાગ, જેનો રાગ એક છે તે. પાની પંતો, જેનો पंत पानी जेवो छे ते. इस एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से देखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स को, तो हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ सारे स्टार्टिंग में हमें जेनी, जेनू, जेने, जेनो जैसे वर्ड्स का यूज़ किया हुआ दिख रहा है। इन दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड जो है वो विशेषण है, दूसरा विशेष्य है। यानी कि यहाँ पे दीर्घ दृष्टि है, दृष्टि जो है वो विशेष्य है, उसकी मतलब दृष्टि कैसी है, दीर्घ, वो उसका विशेषण है। गजानन, तो जेनु मुख गज जेऊ, यानी कि जो मुख है वो क्या है, विशेषण। तो मुख यानी कि फेस, और उसका फेस कैसा है, गज, गज जैसा, तो वो क्या, उसका विशेष्य हुआ। अमर्यादा, यानी कि जिसकी मर्यादा नहीं है, तो ये जो मर्यादा है वो है विशेषण। और नथी, जिसकी मर्यादा नहीं है, उसे नहीं के साथ मतलब उसे ना बोल के हम कंपेयर कर रहे हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। पानी पंथ, जेनो पंथ पानी जेवो छे, यानी कि यहाँ पे जो पंथ है, रास्ता है, उसे वो क्या है, विशेषण। और पानी, और जो रास्ता है हम उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, पानी के साथ, और यहाँ पे जो पानी है वो क्या है, विशेष्य है। ऐसे ही मतलब ऐसे दो समास जिसमें एक वर्ड विशेषण हो और दूसरा विशेष्य, और उन दोनों के जोड़ने के लिए जेनी, जेनू, जेनी, जेनो जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए हम 7th समास देखते हैं, द्विगु समास। જ્યારે સમાસના બંને પદોનો વિગ્રહ કરતી વખતે સમૂહનો ભાવ દર્શાવે ત્યારે દ્વિગુ સમાસ કહેવાય. સમાસનું પ્રથમ પદ સંખ્યાવાચક વિશેષણ હોય છે, એટલે કે પ્રથમ પદ સંખ્યા દર્શાવતું હોય છે. આ સમાસ એક પદ પ્રધાન છે, यानी कि ऐसे समास जिनके जो दो पद होते हैं उन्हें अलग करने पर, जो पद होते हैं उन्हें विग्रह करने पर, उनमें से एक पद जो होता है वो हमें समूह का भाव दर्शाता है, यानी कि कितने समूह है, यानी कि नंबर ऑफ चीज़ें कितने हैं, यानी कि हमें उसके क्वांटिटी के बारे में बताता है कि कितनी क्वांटिटी में है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं. समासનું प्रथम पद संख्यावाचन विशेषण हो, यानी कि यहाँ पे जो प्रथम पद होता है, पूर्व पद, वो हमेशा संख्यावाचक में होता है, और उत्तर पद होता है वो हमेशा उसका विशेषण दर्शाते हुए दिखता है. तो चलिए उसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं अच्छे से. नवरात्रि, नवरात्रिनो समूह. पंचतंत्र, પાંચ તંત્રનો સમૂહ. ત્રિભુવન, ત્રણ ભુવનોનો સમૂહ. ચોમાસું, ચાર માસનો સમૂહ. નવરંગ, નવ रंगનો समूह. षडरस, छ रसों समूह. तो यहाँ पे हर एक में अच्छे से देखो तो स्टार्टिंग के जो पूर्व पद है, 9, 5, 3, 4, 9, 6, वो सारे जो है वो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ चीज़ें कितने वो बता रहे हैं. तो वो पूर्व पद में हमेशा क्या आती है, नंबर्स आते हैं. और उसके उत्तर पद जो है वो जैसे कि रात्रि, तंत्र, भुवन, मास, रंग, रस. ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं. ऐसे समास जिसमें पूर्व पदों में संख्या का उपयोग किया गया हो और उत्तर पद में विशेषण का उपयोग किया गया हो, इसे द्वंद्व समास कहते हैं. तो चलिए हम 8th समास देखते हैं, अव्ययी भाव समास. જે સમાસના પ્રથમ પદમાં અવ્યય હોય અને તેની અસર સમગ્ર સમાસના પદ ઉપર થતી હોય ત્યારે તેવા સમાસને અવ્યયી ભાવ સમાસ કહે છે. આ સમયના પૂર્વ પદમાં યતા, પ્રતિ, આ, ઉપર, સ, અધો, સ જેવી અવ્યયો આવે છે. यानी कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद में हमेशा अव्यय होते हैं, उस वर्ड का असर पूरे सेंटेंस यानी कि पूरे समास में यूज़ किया जाता है, यानी उसके ऊपर असर गिरता है और पूरे समास का भाव प्रकट होता है. इस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं. इस अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होते हैं उसमें हमेशा यता, प्रति, आ, ऊपर, श, अधो जैसे अव्ययों का यूज़ किया गया होता है. तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. प्रति क्षण, दरेक क्षणे. अधो, मुख, मुख नीचू राखीने.
सविनय विनय साते, यथापूर्व पहला प्रमाणे। तो यहाँ पे जो पूर्व पद है जैसे कि दरेक, नीचू, विनय, पहला, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना वो अव्यय है। जैसे कि ये जो पहला समास है प्रति, प्रति का अव्यय हुआ दरेक, अधो का नीचे, सविनय यानी कि विनय के साथ, यथापूर्व यानी यथा यानी कि पहला। तो ये जो अव्यय है, अव्यय पूर्व पद में अव्यय का यूज़ करते हैं। उत्तर पद लिखने के बाद उसे हम जो पद बनाते हैं, जो समास बनाते हैं, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अभी यहाँ पे समास ख़त्म हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू ऑल।